नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो और आपके भी कोई फ्रेंड्स बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है तो उन्हें बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी का सभी स्टडी मटेरियल है वो मिलने वाली है। शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्यूटिकल की संरचना के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्यूटिकल की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। क्यूटिकल के बारे में अपन ने वो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और अपन ने कीटों में जो बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण होता है, कीटों के बाहरी आवरण के बारे में अपन ने उसकी संरचना की बात की थी। उसके अलावा अपन ने वो निर्मोचन की बात की थी। किसकी बात की थी? कीटों के अंदर निर्मोचन की प्रक्रिया का अपन ने देखा था कि कीटों में निर्मोचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, निर्मोचन के लिए कौन सी हार्मोन है वो उत्तरदायी होती है, कौन सी ग्रंथियां है वो निर्मोचन में सहायक होती है, निर्मोचन के कौन कौन से चरण है, उन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर है वो बात की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जिस क्लास प्लेलिस्ट में आप क्लास को देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में आपको है एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की सारी क्लासेज है वो मिल जाएगी। पहले उन्हें देख लीजिए फिर अपन इस क्लास को देख लेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर। किसकी बात करेंगे? मार्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर, यानी कि ग्रास होपर होता है जो टिड्डा होता है, टिड्डा की अपन ने बाह्य आकारिकी के बारे में वो अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मार्फोलॉजी की बात करेंगे, बाह्य आकारिकी अध्ययन करेंगे। बॉडी सेगमेंट यानी कि उसके जो शरीर के अंग है, शरीर के भाग है उनकी बात करेंगे। स्ट्रक्चर उसकी संरचना देखेंगे और हेड सिर की है वो संरचना देखेंगे, थोरेक्स की संरचना देखेंगे और एब्डोमेन यानी जो उदर होता है उसकी संरचना देखेंगे। तो अपन कुल मिला के आज टिड्डे का जो बाहरी आवरण होता है, टिड्डे के अंदर कौन कौन से बाहरी अंग होते हैं, उन सब के बारे में अपन एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। उसकी अपन सिर की संरचना देखेंगे, थोरेक्स उदर वक्ष के अपन संरचना देखेंगे, वो उदर की अपन है और संरचना की बात करने वाले हैं। उसके अलावा अपन मार्फोलॉजी देखेंगे, टिड्डे की बाह्य आकारिकी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टिड्डे की बाह्य आकारिकी के बारे में वो बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को और सबसे पहले देखते हैं अपन टिड्डे को। ये है अपना टिड्डा। क्या है? ये है अपना टिड्डा। टिड्डे की अगर मैं बात करूं तो अपन को पता है कीटों का शरीर है वो 3 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कीटों का शरीर है वो 3 भागों में बंटा होता है। पहला भाग होता है सिर, दूसरा भाग होता है वक्ष और तीसरा भाग होता है वो होता है उदर। कौन सा? सिर, वक्ष और उदर। सिर की अगर मैं बात करूं तो ये कीटों का है वो सिर भाग होता है और सिर के अंदर है वो एंटीना, कंपाउंड आइज, उसके अलावा ओसिलाई, ये है वर्टिकल्स वगैरह है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं थोरेक्स की तो थोरेक्स को है वक्ष 3 खंडों का बंटा होता है। वक्ष कितने खंडों में बंटा होता है? वक्ष है वो 3 खंडों में बंटा होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, यानी कि अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पक्षवक्ष। कौन सा? अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और तीसरा होता है वो होता है पक्षवक्ष। अगर मैं वक्ष की बात करूं तो कीटों का शरीर है वो 3 खंडों में बंटा होता है। कीटों का शरीर 3 खंडों में होता है, सिर, वक्ष और उदर में। और फिर मैं वक्ष की बात करूं तो वक्ष को भी है वो 3 खंडों में बांटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पक्षवक्ष। प्रत्येक वक्ष की जो वक्ष के 3 भाग होते हैं, प्रत्येक वक्ष के भाग में अग्रवक्ष में, मध्य वक्ष में और पक्ष वक्ष में एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है तथा मध्य वक्ष और पश्च वक्ष में क्या पाए जाते हैं? पंख है वो पाए जाते हैं। ये हो गए कीट के पंख हो गए। उसके अलावा मैं बात करूं सिर की तो जो उदर की बात करूं तो उदर के अंदर है वो 10 से 11 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाते हैं? उदर होता है वो 10 से 11 खंड होता है। मादा कीट के अंदर उदर का जो अंतिम भाग होता है वो ओविपोजिटर में बदला होता है। किसमें चेंज हो जाता है? मादा कीट के उदर का जो अंतिम भाग होता है वो ओविपोजिटर में चेंज हो जाता है। ओविपोजिटर यानी अंडरोपक। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंडरोपक के अंदर है वो परिवर्तित हो जाता है। अंडरोपक का कार्य क्या होता है कि अंडों का सेचन। कहीं भी अगर मर्दा के अंदर अंडे देने हैं या किसी फल के अंदर अंडे देने हैं, जैसे टिड्डी की बात करूं तो टिड्डी है वो बलुई दोमट मर्दा के अंदर अंडे देती है। कौन सी मर्दा के लिए? बलुई दोमट मर्दा। बलुई दोमट मर्दा टिड्डी है वो बलुई दोमट मृदा के अंदर है वो अंडे देती है। लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर है वो गहराई पर अंडे देती है। तो उस 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर अंडे देने के जो सहायक अंग होता है वो कौन सा होता है? ओविपोजिटर होता है, अंडरोपक होता है, जो मादा उदर के अंतिम खंड में होता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो कीटों के
अगर मैं ये 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 6 टांगे पाई जाती है, जो वक्ष के अगर वक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष में एक एक जोड़ी पाई जाती है। अगर अपन कीटों के वाइंग की बात करें, वाइंग पंखों की बात करें तो 2 जोड़ी पंख पाई जाती है मध्य वक्ष तथा पक्ष वक्ष में है। ये यहाँ पर अपन देख सकते हैं कीटों के अंदर पंख पाए जाते हैं। उसके अलावा अपन बात करें कीटों के टांगों की बात करें तो वैसे अपन एक एक अंग की अगर आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन कीटों के जो पैर होते हैं, टांगे होते हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। कोक्सा, ट्रोंकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, इनको है 5 भागों में बांटा गया है। वो भी अपन आगे भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं सिर्फ भाग की बात करूं तो इसके अंदर कंपाउंड आई पाई जाती है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें ओसिलाई पाई जाती है, यानी सरल नेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सरल नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है जिसको अपन सर्गिंगा बोलते हैं। तो ये होती है मुख्य रूप से कीटों की होती है वो स्ट्रक्चर है, संरचना है उधर की जो इसकी टिड्डा की। अब अपन बात करते हैं इनकी एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे बॉडी वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कीटों का जो बॉडी वॉल है, जो बाहरी देह भित्ति है, वो किसकी बनी होती है। वैसे अपन ने इसके स्ट्रक्चर वगैरह कल क्यूटिकल संरचना पढ़ी थी, उसमें पढ़ ली है, लेकिन फिर भी अपन इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अपना मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर ये भी पढ़ना जरूरी है। पहले अपन बात करते हैं देह भित्ति की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? देह भित्ति की बात करते हैं कि वो देह भित्ति होती है, ये क्या होती है? तो शरीर के बाहरी आवरण को देह भित्ति कहते हैं। जो कीटों के शरीर का बाहरी आवरण होता है, कीटों के शरीर के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं अपन? बॉडी वॉल बोलते हैं, देह भित्ति कहते हैं। यह आवरण कठोर कंकाल का बना होता है। कीटों की देह भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कठोर कंकाल की बनी होती है, जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। जो शरीर के कोमल अंग है, जितने भी मांसपेशियां वगैरह, वो किसके अंदर सुरक्षित रहती है? तो बॉडी वॉल के अंदर सुरक्षित रहती है, देह भित्ति के अंदर सुरक्षित रहती है। देह भित्ति को 3 परतों से मिलकर बनी होती है। देह भित्ति कितने परतों से मिलकर बनी होती है? 3 परतों से मिलकर बनी होती है। क्यूटिकल, देह भित्ति के अंदर क्यूटिकल होता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस या फिर इसको अपन हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस कीटों की देह भित्ति है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो पहली परत होती है वो क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस होती है, तीसरी होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली होती है। क्या होती है? आधारीय झिल्ली होती है। ये आधारीय झिल्ली है जो क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली का कार्य क्या है? क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य है वो आधारीय झिल्ली के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अपन और बात करें, अब अपन बात करते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या होता है? तो यह एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। क्यूटिकल क्या होती है? अकोशिकीय होती है, यानी कि मर्त होती है तथा जटिल होती है, जो प्रोटीन तथा एन पॉलीसैकेराइड का बहुलक से बनी होती है। यह अधिकांश हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है। क्यूटिकल का निर्माण किससे होता है? तो क्यूटिकल का निर्माण हाइपोडर्मिस के स्त्राव से होता है। यह अपन को ध्यान रखना है कि क्यूटिकल का निर्माण होता है वो किससे होता है। अगर अपन क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल का निर्माण किससे होता है? हाइपोडर्मिस के स्त्राव से होता है। हाइपोडर्मिस के स्त्राव से है वो क्यूटिकल का निर्माण होता है। जब हाइपोडर्मिस का स्त्राव होता है तो कौन सी परत का निर्माण होता है? क्यूटिकल का है वो निर्माण होता है। अपन को ध्यान रखना है। इसे प्राय निर्जीव पदार्थ माना जाता है। जो हाइपोडर्मिस होता है ये एक निर्जीव पदार्थ होता है, जिससे निर्जीव क्यूटिकल का निर्माण होता है। अकोशिकीय होती है, यानी यह निर्जीव होती है, इसलिए इसमें निर्मोचन की क्रिया के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। परंतु वास्तव में जटिल जीव रासायनिक परिवर्तन इसी जगह घटित होते हैं। नवनिर्मित अवस्था में ये लचीला और प्रत्यास्थ होती है। जो क्यूटिकल होती है नवनिर्मित होती है, यानी कि जो नई नई क्यूटिकल निर्मित होती है, यह क्यूटिकल होती है वो लचीली होती है तथा प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग हो गया अपना, या फिर रबर होता है वो हो गया, जिसको अपन खींचते हैं, खींचने पर अपन छोड़ते हैं तो वापस उसी अवस्था में आ जाती है, तो प्रत्यास्थ होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के अंदरूनी भागों की रक्षा करना। जो शरीर के अंदरूनी भाग होते हैं, शरीर के अंदर जितने भी भाग हो गया, जैसे ट्रेकिया हो गया, श्वसनिका हो गया, उसके अलावा जो उनके अंदर उत्सर्जन तंत्र है, उसके अंदर पाचन तंत्र है, जितने भी शरीर के कीटों के शरीर के अंदर की जो अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य क्या होता है? कार्य कौन करता है? बॉडी वॉल की जो क्यूटिकल परत होती है वो करती है। क्यूटिकल मुख्यतः 2 तत्वों काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है। क्यूटिकल किससे बनी होती है? काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है। ये अपन कल बात पढ़ चुके हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, आंतरिक स्तर
प्रोक्यूटिकल और बाहरी स्तर नॉन काइटेनियस का बना होता है। आंतरिक स्तर होता है ये प्रोक्यूटिकल होता है, जो काइटेनियस लेयर होती है, काइटिन से बनी परत होती है। दूसरी होती है बाहरी स्तर नॉन काइटेनियस होती है। अगर मैं काइटेनियस लेयर की बात करूं तो ये काइटिन के द्वारा निर्मित होती है। आंतरिक स्तर होती है प्रोक्यूटिकल, जिसको अपन बोलते हैं, ये काइटेनियस लेयर होती है, काइटिन के द्वारा निर्मित होती है। काइटिन प्रोक्यूटिकल का अभिन्न अंग होता है। काइटिन क्या होता है? प्रोक्यूटिकल का अभिन्न अंग है। ये कुल शुष्क भार का 20 से 50% पाया जाता है। कीटों के अंदर कुल शुष्क भार होता है, जैसे कोई भी शुष्क अंग है, जो शुष्क भार होता है कीटों का, उसका 20 से 20 to 50% कौन होता है? प्रोक्यूटिकल होता है। आंतरिक भाग होता है, काइटेनियस लेयर होती है। एक्टोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। जो ये प्रोक्यूटिकल होती है, काइटेनियस लेयर होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्टोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। और दूसरी परत आती है अपने बाहरी स्तर बोलते हैं, जिसको नॉन काइटेनियस होती है। इस स्तर में को एपिक्यूटिकल कहते हैं, जो काइटिन के द्वारा निर्मित नहीं होती है। एपिक्यूटिकल होती है, ये काइटिन के द्वारा निर्मित नहीं होती है, लेकिन एक्टोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है, ये काइटिन के द्वारा निर्मित होती है। काइटिन होती है, परत होती है, ये कीटों के कुल शुष्क भार का 20 से 50% हिस्सा बनाती है। अब अपन बात करते हैं एपिक्यूटिकल की, कि एपिक्यूटिकल क्या होता है। एपिक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत, क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत, क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल है वो क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत है, एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है वो एपिक्यूटिकल होती है। एपिक्यूटिकल में 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? एपिक्यूटिकल की अगर मैं बात करूं तो एपिक्यूटिकल में 4 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी परतें पाई जाती है? तो पहली परत होती है इसमें सीमेंट। कल अपन ने बात की थी सीमेंट के बारे में, कि ये वैक्स परत पर उपस्थित होती है। जो सीमेंट होती है ये मोम परत पर उपस्थित होती है। कौन सी परत पर? जो मोम परत होती है, इस मोम परत पर है वो वैक्स सीमेंट परत है वो उपस्थित होती है। ये पतली झिल्ली होती है, सीमेंट परत होती है, ये कैसी होती है? मोम परत पर उपस्थित होती है। उसके अलावा ये पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, यह त्वचीय ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होती है। जो त्वचा के द्वारा ग्रंथि है, त्वचीय ग्रंथियों के द्वारा सीमेंट लेयर है स्त्रावित होती है, इसलिए इसे लेपिडोप्टेरा गण में वर्जन ग्रंथि कहा जाता है। जो सीमेंट होती है, अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो जो सीमेंट होती है ना, सीमेंट को लेपिडोप्टेरा गण के अंदर क्या कहा जाता है? वर्जन ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्जन की ग्रंथि। सीमेंट को लेपिडोप्टेरा गण के अंदर, लेपिडोप्टेरा, सीमेंट को लेपिडोप्टेरा गण के अंदर किस नाम से जानते हैं? सीमेंट को लेपिडोप्टेरा गण के अंदर है वो अपन वर्जन की ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? वर्जन की ग्रंथि। अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्जन की ग्रंथि, मिड टर्म में है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई एग्जामिनर कि वर्जन की ग्रंथि होती है लेपिडोप्टेरा गण के अंदर, वर्जन की ग्रंथि किस परत को कहते हैं? तो लेपिडोप्टेरा गण के अंदर वर्जन की ग्रंथि है वो अपन सीमेंट परत को कहते हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना है। अगला है, यह परत मधुमक्खियों में अनुपस्थित होती है। जो सीमेंट परत होती है ये मधुमक्खियों में अनुपस्थित होती है। किसके अंदर? जो हनी बी होती है, अपनी मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों के अंदर वो अनुपस्थित होती है। मधुमक्खियों में अनुपस्थित, मधुमक्खियों में अनुपस्थित। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी है जो एपिक्यूटिकल की कौन सी परत है वो मधुमक्खियों में अनुपस्थित होती है? तो एपिक्यूटिकल की सीमेंट परत है, ये मधुमक्खियों के अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित होती है। जो सीमेंट परत होती है ये किससे बनी होती है? सीमेंट परत है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। किससे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सीमेंट ग्रंथि है वो किससे निर्मित होती है? तो सीमेंट परत है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड के द्वारा निर्मित होती है। यह त्वचीय ग्रंथियों से निर्मित होती है। इसके लिए इसको जो लेपिडोप्टेरा गण है, लेपिडोप्टेरा गण के अंदर अपन इसको वर्जन की ग्रंथि कहते हैं। यह मोम परत के ऊपर पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये पतली होती है, मधुमक्खियों में अनुपस्थित होती है, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्रंथ के द्वारा वो बनी होती है। अगली परत आती है अपनी वैक्स परत, या जिसको अपन मोम परत बोलते हैं। क्या? वैक्स या मोम परत। अगर मैं वैक्स की बात करूं तो इस परत में मोम युक्त कण पाए जाते हैं।
जो मोम होता है, वैक्स होता है, मोम युक्त कण है वो वैक्स परत के अंदर पाए जाते हैं जिनका आकार 0.25 माइक्रोन से कम होता है। जो वैक्स होती है, मोम के कण पाए जाते हैं, मोम के कणों का आकार कितना होता है? 0.25 माइक्रोन। 0.25 माइक्रोन से वो कम होता है। यह परत हाइड्रोकार्बन, एस्टर व फैटी अम्लों से बनी होती है। वैक्स परत है वो किसकी बनी होती है? तो वैक्स परत हाइड्रोकार्बन, उसके अलावा अपन बात करें तो एस्टर और फैटी अम्लों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वैक्स परत हाइड्रोकार्बन, 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 एस्टर व फैटी एसिड, फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन, एस्टर व फैटी एसिड से कौन सी परत बनती है? तो वैक्स परत बनती है। अगला आता है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल परत में विभिन्न प्रकार के पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। जो पॉलीफिनॉल परत होती है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। और अगली अगर अपन परत की बात करें तो अगली परत आती है अपने क्यूटिकुलर परत। कौन सी परत आती है? क्यूटिकुलर परत। क्यूटिकुलर परत होती है वो लिपोप्रोटीन व क्यूटिकुलिन के द्वारा निर्मित होती है। क्यूटिकुलर परत है, अगर इसकी अपन क्यूटिकुलर परत की बात करें तो क्यूटिकुलर परत है ये किसकी बनी होती है? जो क्यूटिकुलर लेयर है ये लिपोप्रोटीन तथा क्यूटिकुलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। और अपन इसके बात करें तो किसकी बनी होती है? क्यूटिकुलिन की, क्यूटिकुलिन। लिपोप्रोटीन व क्यूटिकुलिन की बनी होती है। ये पारगम्य और वर्दी अवरोधक होती है। क्या होती है? ये पारगम्य होती है। पारगम्यता की बात करूं तो इसके अंदर है वो पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है तथा ये वर्दी अवरोधक के रूप में कार्य करती है। अंतःककाल की सतही गुणों का निर्धारण करती है। कीट के विकास के समय संपूर्ण कीटिकल गिर जाती है। जब कीट का विकास होता है तो इसके अंदर ये वर्दी अवरोधक होने के कारण संपूर्ण कीटिकल है ये गिर जाती है, जिसे त्वचा निर्मोचन या विमोचन कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं? निर्मोचन बोलते हैं। निर्मोचन क्या होता है कि कीट के विकास के दौरान ये जो क्रिटिकल परत है ये वर्दी अवरोध होने के कारण, निर्जीव होने के कारण वर्दी नहीं कर पाती है तथा ये गिर जाती है, जिसको अपन निर्मोचन या विमोचन कहते हैं। इसके गिरने के पश्चात नई क्यूटिकल उसका स्थान ले लेती है। जब ये क्यूटिकल गिरती है तो इसके स्थान पर नई क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है। यदि वो क्यूटिकल नहीं गिरे तो कीट बढ़ नहीं सकता। अगर मान लो क्यूटिकल नहीं गिरता है, कीटों के अंदर निर्मोचन की क्रिया नहीं होती है तो जो कीट होता है ये वृद्धि नहीं कर पाएगा, कीट बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये कठोर होती है। अतः जितनी बार कीट को बढ़ना होगा उतनी बार क्यूटिकल गिरती है। क्यूटिकल है वो वृद्धि नहीं करती है। क्यूटिकल कठोर होती है, निर्जीव होती है, इसलिए जितनी बार क्यूटिकल को गिरना है, कीट को वृद्धि करनी है, उतनी बार क्यूटिकल है वो गिरेगी। अब अगला अपने बात करते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। पहली परत अपन ने पढ़ ली। अब अपन अगली सेकंड परत की बात करते हैं तो वो आती है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। अपन बात कर रहे थे देह भित्ति को 3 परतों में बांटा, जिसमें पहली अपन ने क्यूटिकल की परत पढ़ ली। क्यूटिकल को भी यह 2 भागों में बांटा है, प्रोक्यूटिकल और नॉन काइनेटिक या बाहरी स्तर होता है उसको। फिर अपन जो बाहरी स्तर होता है इसको अपन 2 भागों में वो बांटते हैं, जिसमें एक एपिक्यूटिकल होता है और एपिक्यूटिकल को भी अपन 4 भागों में बांटते हैं, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिलिन, क्यूटिकुलर। फिर अपन सेकंड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। अब अपन बात करते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस की। तो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस की मैं बात करूं तो क्यूटिकल के नीचे स्तंभिक कोशिकाओं की एक हरी परत होती है जिसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो क्यूटिकल परत होती है, क्यूटिकल परत के नीचे एक स्तंभिक कोशिकाओं की परत पाई जाती है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो क्यूटिकल का डायग्राम देखा था उसके अंदर अपन ने एक स्तंभिक ऐसे जो हरे रंग के स्तंभ बने हुए थे, यहाँ तो ऊपर क्यूटिकल आवरण पाया जाता है, उसके नीचे स्तंभिक कोशिकाओं की परत पाई जाती है, फिर नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इनके बीच में स्तंभिक कोशिकाओं की परत पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या फिर इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें त्वचीय ग्रंथि कहते हैं। बहुत सी कोशिकाएं होती है जो कोशिकाएं ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है। ये यहाँ पर जो हरी कोशिकाएं पाई जाती है ये स्तंभिक हरी कोशिकाएं बाद में ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है, ग्लैंड्स में रूपांतरित हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? त्वचीय ग्रंथि या नॉर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। त्वचीय ग्रंथि निर्मोचन के समय नई क्यूटिकल तथा पाचक एंजाइम का स्त्रावन करती है। जब निर्मोचन की क्रियाएं होती है तो निर्मोचन की क्रियाएं
के समय नई क्यूटिकल का निर्माण किससे होता है? त्वचीय ग्रंथियों से होता है, नॉर्मल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अब अपन बात करते हैं जो एपिडर्मिस होती है या फिर हाइपोडर्मिस होती है, इसके क्या क्या कार्य है। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के कार्यों की बात करें तो इसमें पहला कार्य है वो है क्यूटिकल का निर्माण करना। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूटिकल का निर्माण कौन सी परत से होता है? क्यूटिकल का निर्माण, क्यूटिकल के निर्माण की मैं बात करूं तो क्यूटिकल का निर्माण कौन सी परत से होता है? तो हाइपोडर्मिस से होता है। किससे होता है? हाइपोडर्मिस। क्यूटिकल का निर्माण है वो हाइपोडर्मिस से होता है। अगला है एपिडर्मिस ग्रंथियों का रूप ले लेना, कुछ अन्य प्रकार के अंग बनाना जैसे सीटी आदि। एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी? एपिडर्मिस के द्वारा जो ग्रंथियां निर्मित होती है वो कौन कौन सी है? जैसे लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड, निर्मोचन ग्रंथि या मल्टिंग ग्लैंड जो निर्मोचन का कार्य करती है। अगली है विष ग्रंथियां या पॉइजन ग्लैंड्स, जिन कीटों के अंदर विष पाया जाता है उनके अंदर जो ग्रंथियां होती है वो पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है। इतर ग्रंथियां या स्कैंड ग्लैंड जो सुगंधित कीट होते हैं वो कीट गंध का स्त्राव करते हैं वो इतर ग्लैंड्स के द्वारा होता है। फिर मोम ग्रंथियां, रेशम ग्रंथियां, लाख ग्रंथियां ये लाख कीट के अंदर पाई जाती है। रेशम ग्रंथियां होती है ये रेशम कीट के अंदर पाई जाती है। उत्सर्जन ग्रंथियां, एक्जिटरी ग्लैंड, प्रतिकर्षक ग्रंथियां ये है मुख्य रूप से है जो एपिडर्मिस के द्वारा ग्रंथियों का निर्माण होता है। यह ग्रंथियां निम्नलिखित है जिसमें इतर ग्रंथि है, मोम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि, लाख ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि, प्रतिकर्षण ग्रंथि, यह ग्रंथियां होती है। फिर अपन जो तीसरी झिल्ली पड़ती है वो पढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्यूटिकल को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है। एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे, एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे आधारीय झिल्ली से जुड़े रहते हैं। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की कोशिकाओं के सभी सिरे हैं वो आधारीय झिल्ली से जुड़े रहते हैं। यह झिल्ली पतली तथा अकोशिकीय होती है। कैसी होती है? पतली होती है, अकोशिकीय होती है और इसकी मोटाई होती है वो होती है 0.5 माइक्रोन। 0.5 माइक्रोन है वो इसकी मोटाई होती है। टिड्डे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट होती है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। जो टिड्डा होता है, टिड्डे के शरीर पर ऊपरी कठोर पर एक प्लेट, ऊपरी पर कठोर प्लेट पाई जाती है ऊपरी त्वचा पर, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स। क्वेश्चन आ सकता है स्क्लेराइड्स क्या होता है? तो टिड्डे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट होती है। जो टिड्डा होता है, टिड्डे की जो सतह होती है, सतह की जो ऊपरी सतह होती है वहां पर क्या पाई जाती है? कठोर प्लेट पाई जाती है। कठोर प्लेट पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ये एक दूसरे को मुलायम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं जो ग्रेवुज कहलाते हैं। जो स्क्लेराइड्स होते हैं उसके टिड्डे के शरीर पर जो कठोर प्लेटें पाई जाती है ढाल के समान होती है। जैसे पहले जब सैनिक युद्ध करने जाते थे पुराने समय में तो अपने पीछे वो ढाल है वो लगा कर रखते थे, वैसे ही ढाल के आकार के है वो कठोर प्लेटें पाई जाती है जिसको स्क्लेराइड्स बोलती है। और स्क्लेराइड्स है जो आपस में एक मुलायम झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं, उस मुलायम झिल्ली को है वो ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। इस प्रकार से कीटों में अनेक अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएं भी होते हैं जिन्हें सीटी, कांटे या स्केल्स कहते हैं। और भी अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है जिनमें मुख्य रूप से सीटी, कांटे और स्केल्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं बाह्य कंकाल के अन्य कौन कौन से अंग हैं। यह तो त्वचा हो गई, बॉडी वॉल की, और कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बाह्य कंकाल के अन्य अंगों की बात करूं तो इसमें आती है कोशिकीय, सेल्यूलर। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो कोशिकीय अंग होते हैं इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अतिवर्धी की बात करूं, यूनिसेल्यूलर की बात करूं, एक कोशिकीय की बात करूं तो इनका वर्गीकरण विज्ञान में अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये हर जाति में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ये कीटों में सीटी के रूप में पाए जाते हैं। सीटी एपिडर्मिस की कोशिका से बनते हैं। सीटी का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? एपिडर्मिस की कोशिकाओं से होता है जिसे ट्राइकोगन कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे वस्त्र समान बाल। यह कीट के संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं रेशे के समान। अगला है ग्रंथीय बाल। एपिडर्मिस द्वारा उत्पन्न विभिन्न ग्रंथियों के खुलने वाले छिद्रों पर पाए जाती है।
ये मुख्यतः लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा में देखे जाते हैं। जो ग्रंथीय बाल होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये मुख्य रूप से लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा में अपन को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो संवेदी सीटी हो गई। संवेदी सीटी होती है, ये इस प्रकार के अंग विभिन्न रसायनों व यांत्रिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। एंटीना, मुखांग व शरीर के विभिन्न अंगों पर ये पाए जाते हैं। एंटीना पर पाए जाते हैं, मुखांग पर पाए जाते हैं और शरीर के जो अन्य अंग होते हैं संवेदी, उन पर पाए जाते हैं और रसायनों व यांत्रिक सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगला है स्केल्स। स्केल्स की बात करूं तो इस प्रकार की संरचनाएं वस्त्र जैसे बालों से रूपांतरित होती है। जो क्लोथी हेयर्स होते हैं, क्लोथी हेयर्स से ये जो स्केल्स से रूपांतरित होते हैं, ये अत्यधिक छोटी तथा पैमाने के समान समतल होती है। इस प्रकार की संरचना सभी लेपिडोप्टेरा गण के वयस्क कीटों के पंखों पर पाई जाती है। अगर मैं लेपिडोप्टेरा गण के वयस्क कीटों की बात करूं तो इसके पंखों पर स्केल्स पाई जाती है, जबकि लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा की बात करूं तो वहां पर ग्रेन्युलर हेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि ग्रंथीय बाल पाए जाते हैं। अगले है कड़े बाल, ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स बहुत ही कठोर व मोटे होते हैं। ये टेकिनिडी में पाए जाते हैं। जो टेकिनिडिकोल होता है, टेकिनिडिकोल के अंदर कठोर मोटे बाल पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिस्टलेस बोलते हैं। अगला है बहुकोशिकीय अतिवर्धी। इस प्रकार के अंग बाह्य कंकाल को खोल के अतिवर्धी होते हैं, जो एपिडर्मिस से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय अतिवर्धी होती है। जो इस प्रकार के अंग होते हैं वो बाह्य कंकाल के खोखले अतिवर्धी होती है और ये एपिडर्मिस से जुड़े होते हैं। जैसे कांटे हो गए, अकोशिकीय उदाहरण की बात करूं तो इसमें कांटे हो गए, प्रोड कीट का, अब ये हो गए अपने कीटों का बाह्य कंकाल। अब अपन देखते हैं कीटों के स्ट्रक्चर ऑफ, अपने जो टॉपिक था वो था, पहला तो अपन था मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रासहोपर, जिसके अंदर अपन को बॉडी सेगमेंटेशन पढ़ना था। ये बॉडी सेगमेंटेशन अपन ने पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर के अंदर सेकंड टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि अपन को सिर, वक्ष और उदर की संरचना पढ़नी है। तो अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, अब अपन बात करेंगे यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि सिर, वक्ष और उदर की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जो परोड कीट होता है, परोड कीट का शरीर होता है वो 3 भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। कौन से, सिर, वक्ष तथा उदर में है वो 3 भागों के अंदर बंटा होता है। सिर, वक्ष और उदर 3 भागों के अंदर है। शरीर कीटों का, वयस्क कीटों का शरीर है वो बंटा होता है। पहले अपन बात करेंगे सिर के बारे में, फिर अपन बात करेंगे वक्ष के बारे में और फिर अपन है वो उदर की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। अपन बात करते हैं कीटों के सिर की, बात करते हैं कि कीटों का जो हेड होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो यह शरीर का अग्र भाग होता है। जो कीटों का सिर होता है ये शरीर का अग्र भाग होता है। अपन यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखा था, अपन ने यहाँ देखा था कि जो सिर होता है कीटों का वो क्या होता है, अग्र भाग होता है। ये देखो कीटों का जो अग्र भाग होता है वो क्या होता है, अग्र भाग सिर होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ये तिकोना या गोलाकार होता है। सिर किस प्रकार का होता है, सिर तिकोना या गोलाकार हो सकता है। ये तिकोना या गोलाकार होता है। ये वक्ष से एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। सिर होता है वो वक्ष से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो वक्ष से वो झिल्ली के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिर। सिर के प्रकार की बात करें तो सिर के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। सिर कितने प्रकार का होता है, कीटों का सिर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, कीटों का सिर 3 प्रकार का होता है। अधोन्मुखी, अग्रोन्मुखी, वो पश्चोन्मुखी। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है, हाइपोफैंगस, प्रोगैंगस और ओपिसोफैंगस। अगर मैं हाइपोफैंगस की बात करूं तो इस दशा में मुखांग, अधोन्मुखी कीटों की मैं बात करूं, अधोन्मुखी सिर की बात करूं तो इस दशा में मुखांग नीचे की ओर लगे रहते हैं। किस प्रकार से, जो अगर अधोन्मुखी की बात करें अपन तो अधोन्मुखी के होते हैं, जो मुखांग होते हैं वो सिर के नीचे की ओर लगे रहते हैं। ये अपन देख सकते हैं अधोन्मुखी प्रकार का यह सिर होता है। कीटों के अंदर अधोन्मुखी है, यहाँ पर मुखांग है वो कीटों के नीचे की ओर लगे रहते हैं, मुख नीचे की ओर लगे रहते हैं। सिर के मध्य
रेखा के साथ में समकोण बनाती है। क्या जो सिर की मध्य रेखा होती है, यह शरीर की मध्य रेखा के साथ में समकोण बनाती है। ये हो गया शरीर, यह कीटों का इधर पीछे शरीर हो जाएगा, और जो है सिर के मध्य की रेखा है, ये कीटों के साथ शरीर के साथ में किस प्रकार का कोण बनाती है, ये समकोण बनाती है। तो अपन को ध्यान रखना है, अधोन्मुखी मुखांक के अंदर, अधोन्मुखी मुखांक के अंदर सिर की जो मध्य रेखा होती है, ये शरीर की मध्य रेखा के साथ में समकोण बनाती है। और अधोन्मुखी मुखांक होते हैं, ये टिड्डी के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? जो टिड्डा होता है अपना ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर के अंदर अधोन्मुखी प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। दूसरा आता है अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी की मैं बात करूं तो इस दशा में मुखांक आगे नीचे की ओर लगे रहते हैं। मुखांक कहाँ होते हैं? ये आगे होते हैं मुख के, और नीचे की ओर लगे रहते हैं, सिर के आगे तथा नीचे की ओर लगे रहते हैं। सिर की मध्य रेखा और शरीर की मध्य रेखा समांतर में होती है। क्या होती है? सिर की मध्य रेखा और शरीर की मध्य रेखा होती है, ये समांतर के अंदर होती है। जबकि अधोन्मुखी में 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर तीसरा आते हैं मुखन, वो आते हैं पश्चोन्मुखी प्रकार के मुख। इस दशा में मुखांक पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। मुखांक है ये पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, आप देख सकते हो। सिर की मध्य रेखा और शरीर की जो मध्य रेखा होती है, उनके मध्य न्यून कोण बनता है। कितने यहाँ पर है वो कोण है, वो 90 डिग्री से क्या बनेगा? नीचे बनेगा, न्यून कोण बनता है, जैसे बक्स में हो गया। तो अधोन्मुखी में जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा, अग्रोन्मुखी में समांतर कोण बनता है, तथा जो पश्चोन्मुखी होते हैं इसमें न्यून कोण बनता है। अधोन्मुखी प्रकार के मुखांक टिड्डी के अंदर पाए जाते हैं, अग्रोन्मुखी प्रकार के मुखांक बीटल के अंदर पाए जाते हैं, तथा पश्चोन्मुखी प्रकार के मुखांक होते हैं, ये बक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यह हो गया अपने सिर के प्रकार। सिर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन देखते हैं सिर के अलग अलग भाग। प्रौढ़ अवस्था में सिर के अंदर किसी प्रकार का खंड विभाजन नहीं होता है। प्रौढ़ अवस्था के अंदर सिर के अंदर कोई भी खंड विभाजन नहीं होता है, सेगमेशन नहीं होता है। लेकिन भ्रूण विकास के समय सिर खंडों में मिलकर बना होता है। भ्रूण के समय सिर होता है वो अलग अलग खंडों से मिलकर बना होता है। प्रौढ़ अवस्था में एक दूसरे से मिल जाते हैं तथा विभिन्न मुखांग एंटीना आदि का रूप ले लेते हैं। प्रौढ़ अवस्था के अंदर वो एक प्रकार से आपस में मिल जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था में सिर के अंदर कोई भी है वो सेगमेशन नहीं होता है, उसके में खंड नहीं होते हैं। लेकिन भ्रूण के अंदर है वो कीटों का सिर है वो खंडों से बना होता है। सिर की ऊपरी सतह पर बहुत सी प्लेट तथा संधि रेखाएं होती है, जैसे जिसमें पहला है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स की मैं बात करूं तो ये भाग सामने की तरफ होता है तथा वर्टेक्स एकदम नीचे होता है। मध्य उपनेत्र इसी अंग के ऊपर स्थित होते हैं। जो मध्य उपनेत्र होते हैं वो फ्रॉन्स के ऊपर पाए जाते हैं। एक भाग होता है जो सामने की तरफ होता है। वर्टेक्स यानी कि सिर का जो शीर्ष होता है उसके सामने होते हैं, एकदम नीचे होते हैं। अगला है क्लाइपियस खंड। पहला खंड हो गया फ्रॉन्स और अगला खंड है वो क्लाइपियस है। ये कीट है, ये है अपने जो कीटों का सिर होता है उसके अलग अलग खंड होते हैं। ये भ्रूण अवस्था के अंदर होते हैं, लेकिन बाद में है वो वयस्क अवस्था के अंदर नहीं होते हैं। क्लाइपियस की मैं बात करूं तो फ्रॉन्स के नीचे और लगभग केंद्र में जो चौड़ी पट्टी होती है वही क्लाइपियस कहलाती है। जो फ्रॉन्स होता है, फ्रॉन्स के नीचे लगभग केंद्र में जो एक चौड़ी पट्टी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लाइपियस बोलते हैं। फ्रॉन्स से जोड़ने वाला सूचक क्लिपियल सूचक कहलाता है। इसके अगले किनारे पर लेब्रम जुड़ा रहता है जो एक झिल्ली द्वारा उसके साथ घूमता है। फ्रॉन्स से जो जोड़ने वाला सूचक होता है वो क्या कहलाता है? क्लिपियल सूचक कहलाता है। और इसके अगले सिरे पर क्या होते हैं? लेब्रम होते हैं। अगला है वर्टेक्स। वर्टेक्स की मैं बात करूं तो ये भाग आंखों के मध्य तथा फ्रॉन्स के ठीक पीछे स्थित होता है। वर्टेक्स कहां पर होता है? आंखों के मध्य तथा फ्रॉन्स के ठीक पीछे होता है। इसी भाग को अपन नेत्रक तथा एंटीना स्थित होते हैं। जो नेत्रक और एंटीना स्थित होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं वर्टेक्स पर। क्या होते हैं? वर्टेक्स होता है जो सिर का शीर्ष भाग होता है, उसके ऊपर नेत्रक और एंटीना स्थित होते हैं। अगला अपना आता है एपिक्रेनियल सलक्स। क्या आता है? एपिक्रेनियल सलक्स आंखों के बीच का पिछला भाग जो उल्टे वाई आकार का होता है। जो आंखों के बीच का पिछला भाग होता है उल्टे वाई आकार का, ये क्या होता है? एपिक्रेनियल सलक्स होता है। उसके बाद में ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट की मैं बात करूं, ये पट्टी का सिर पीछे की स्थित होता है। ये जो पट्टी होती है पट्टी का सिर के पीछे स्थित होता है। सामने से दिखाई देने वाले सिर के भागों में इसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता है, लेकिन सिर के पीछे गर्दन पास होती है जो आगे की ओर वर्टेक्स तथा पीछे की ओर गर्दन की झिल्ली से जुड़ा रहता है। अगला अपना आता है जीनी। इनके आप नाम है वो याद कर लेना।
झिल्ली होती है संयुक्त नेत्रों के नीचे गाल के स्थान पर स्थित होता है। जो अपने संयुक्त नेत्र होते हैं, कंपाउंड आईज होती है, उन कंपाउंड आईज के नीचे गाल के स्थान पर क्या होते हैं, झिल्ली स्थित होते हैं। फिर अपना कंपाउंड आईज सिर की डोर्सोटेरल दशा में स्थित होते हैं। कंपाउंड आईज कहाँ पर होते हैं, कीट की डोर्सोटेरल दशा में स्थित होते हैं। एंटीना जिसको अपन संगिका कहते हैं, एंटीना दोनों आंखों के मध्य एंटीनल सॉकेट में स्थित होती है। जो एंटीनल सॉकेट होता है, एंटीनल सॉकेट के अंदर दोनों आंखों के मध्य एंटीना उपस्थित होती है। ये एंटीनल सॉकेट एंटीनल स्क्लेराइड से घिरे रहते हैं। किसके द्वारा, एंटीनल सॉकेट होते हैं, ये एंटीनल स्क्लेराइड से घिरे रहते हैं। अगला है टेंटोरियम। सिर के अंदर स्थित क्यूटिकल का बना कठोर अंतकंकाल टेंटोरियम कहलाता है। सिर के अंदर बना क्यूटिकल का जो कठोर आवरण होता है, क्यूटिकल का जो कठोर अंतकंकाल होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपन टेंटोरियम बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क को आधार प्रदान करना होता है। जो टेंटोरियम होता है, सिर के अंदर स्थित क्यूटिकल का अंतकंकाल होता है, वो टेंटोरियम होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क को आधार प्रदान करना। मस्तिष्क इसी पर स्थित होता है। अगला है सिर के कार्य, वर्क ऑफ हेड। सिर के कार्यों की मैं बात करूं तो भोजन ग्रहण करने में काम आता है। सिर का कार्य क्या है, भोजन ग्रहण करना। इन पर संवेदी अंग पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं सिर पर। उसके अलावा मैं बात करूं तो यह शरीर की शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। सिर होता है जिसके अंदर दिमाग होता है, सारे सिर की शारीरिक गतिविधियों का वो नियंत्रण करता है। यह नियंत्रक इकाइयों की रक्षा करता है। अगला अपना जो भाग आता है वो आता है थोरेक्स। थोरेक्स या वक्स। तो कीटों के अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें अपन हेड की स्ट्रक्चर देख ली, हेड में अपन ने अलग अलग भाग देख लिए। अब अपन बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स की बात करूं तो सिर के साथ गर्दन द्वारा जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो वक्स कहलाता है। वक्स होता है, ये सिर के साथ गर्दन के द्वारा ये जुड़ा रहता है। इसको 3 भागों में बांटा है। ये भाग चलने वाले अंगों का केंद्र होता है। जो चलने वाले अंग होते हैं, सिर वक्स के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, और मध्य तथा पश्चिम वक्स में एक एक जोड़ी पंख पाई जाती है। सभी एक जैसे टांग का पत्ता पंक्ति में स्थित होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। थोरेक्स के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सिर के अपने 3 प्रकार देखे थे, और थोरेक्स के 3 भाग होते हैं। अग्रवक्स, परोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटोथोरेक्स। सिर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्रवक्स, मध्यवक्स और पक्षवक्स। प्रत्येक खंड के निचले स्तर पर एक एक जोड़ी टांगे अर्थात 6 टांगे होती है। अग्रवक्स में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। कितनी जोड़ी, एक जोड़ी मध्यवक्स में है, और एक जोड़ी पक्षवक्स में टांगे पाई जाती है। कुल कितने जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी कुल 6 टांगे पाई जाती है। कितनी टांगे पाई जाती है, कीटों के अंदर 6 टांगे पाई जाती है। इसको इंसेक्टा वर्ग के अंदर अपन रखते हैं। मध्य तथा पक्षवक्स के ऊपर एक एक जोड़ी पंख पर लगे रहते हैं। मध्यवक्स और पक्षवक्स के ऊपर है जो एक एक जोड़ी पंख लगे रहते हैं, यानी कुल 2 जोड़ी पंख होते हैं कीटों के अंदर। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी पंख होते हैं। वक्स का प्रत्येक भाग स्क्लेराइड्स द्वारा ढका रहता है। अपन ने बात की थी स्क्लेराइड्स की पहले, कि जो वक्स का प्रत्येक भाग होता है वो स्क्लेराइड्स के द्वारा ढका रहता है। स्क्लेराइड्स की मैं बात करूं तो जो कठोर आवरण होता है वो किसका बना होता है, जो कठोर प्लेट होती है उसको अपन स्क्लेराइड्स बोलते हैं। इसके अनुसार विभिन्न भागों के पुकारते हैं, जैसे पृष्ठ सतह को टारगम या नोटम बोलते हैं। जो कीटों की पृष्ठ सतह होती है, ऊपरी भाग होती है, उसको अपन टारगम या नोटम बोलते हैं। पार्श्व सतह को पल्यूरा बोलते हैं, एवं नीचे वाली सतह को स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठ सतह को टारगम या नोटम बोलते हैं, पार्श्व सतह को पल्यूरा बोलते हैं, और नीचे वाली सतह को स्टर्नम बोलते हैं। ये कीटों की जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत जो पृष्ठ परत होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टारगम या नोटम बोलते हैं। जो पार्श्व परत होती है, ये यहाँ से यहाँ तक पार्श्व परत है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्श्व परत को अपन पेल्यूरल बोलते हैं। और जो नीचे की परत होती है इसको अपन स्टर्नम बोलते हैं। ये कीटों के नीचे की परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ हो गई, पेल्यूरा हो गए ये पार्श्व, और नीचे की परत को अपन स्टर्नम के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं अग्रवक्स। अग्रवक्स की अग्रवक्स के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह वक्स का सबसे आगे वाला भाग होता है। जो अग्रवक्स होता है, यह वक्स का सबसे आगे वाला भाग होता है, प्रोथोरेक्स। टिड्डे में ये पीछे की ओर काफी निकला हुआ होता है। जो टिड्डा होता है इसके अंदर ये प्रोथोरेक्स काफी पीछे की ओर निकला होता है, तथा मध्य वक्स को ढके रहता है। जो मीजोथोरेक्स होता है इसको ढके रहता है।
इसके नोटम को प्रोनोटम कहते हैं, जो कि तिकोना होता है। ये 4 खंडों का बना होता है, प्रीस्कुटेलम, स्कुटम, प्रीस्कुटम, स्कुटम, सकुटेलम और पोस्ट सकुटेलम। प्रीस्कुटम, स्कुटम, सकुटेलम और पोस्ट सकुटेलम। अगला अपन है मध्य तथा पक्षवक्ष, मीजोथोरैक्स और मेटोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स की बात करें तो ये दोनों खंड आपस में जुड़े रहते हैं। मीजोथोरैक्स और मेटोथोरैक्स खंड आपस में जुड़े रहते हैं, इसी कारण एक दूसरे से पृथक लगने की बजाय एक ही खंड दिखाई देते हैं। जो मीजोथोरैक्स और मेटोथोरैक्स होते हैं, अग्रवक्ष और पक्षवक्ष, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, इस कारण ये अलग अलग दिखने की बजाय एक ही दिखाई देते हैं। इन खंडों पर पंख होते हैं, जो मध्यवक्ष और पक्षवक्ष होते हैं इन पर पंख होते हैं, इनको टेराथोरैक्स भी कहा जाता है। मीजोवक्ष, मध्यवक्ष और पक्षवक्ष, मीजोथोरैक्स, मेट्रोथोरैक्स को अपन क्या बोलते हैं, टेराथोरैक्स के नाम से जानते हैं। इन खंडों की पार्श्व सतहों को प्लूरो एपिमेरोन कहते हैं। से सभी स्क्लेराइट वक्ष खंड के नाम से आधार पर पुकारे जाते हैं। मध्य वक्ष तथा पश्च वक्ष की पार्श्व सतह पर दोनों ओर एक एक जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। जो मध्य वक्ष और पार्श्व पश्च वक्ष होता है, इनके पार्श्व सतह पर क्या मध्य वक्ष तथा पश्च वक्ष की जो पार्श्व सतह होती है उस पर एक एक जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। वक्ष मुख्य रूप से गतिशील से संबंधित है, गतिशीलता से संबंधित। वक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है, कीटों में गतिशीलता प्रदान करना। अगला अपना आया था एबोडर्म, एब्डोमन या उदर। क्या एब्डोमन या उदर, एब्डोमन या उदर की बात करें तो ये कीटों के शरीर का तीसरा और अंतिम भाग होता है, और ये है 10 से 11 खंडों का बना होता है। कितने खंडों का, 10 से 11 खंडों का बना होता है। टिड्डे में 10 खंड होते हैं जो कि छल्ले के आकार के बने होते हैं। इनके ऊपर क्यूटिकल का बना हुआ क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसको अपन टर्गल प्लेट कहा जाता है। टिड्डे के अंदर कितने, उदर के अंदर कितने भाग होते हैं, 10 खंड होते हैं। कि जो टिड्डा होता है, टिड्डों के ऊपर जो क्यूटिकल का बना हुआ भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गल प्लेट बोलते हैं, टर्गल प्लेट। अगर कोई पूछे अपन से टर्गल प्लेट क्या होती है, तो टर्गल प्लेट होती है जो कीटों का उदर होता है, कीटों के उदर के ऊपर क्यूटिकल का जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गल प्लेट बोलते हैं। नीचे की सतह पर भी क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होती है, जिसे पेनल प्लेट कहते हैं। जो उदर के नीचे की सतह कीटों क्यूटिकल से निर्मित होती है, कौन सी, कीटों का जो उदर होता है, उदर के नीचे की सतह होती है, नीचे की सतह जो क्यूटिकल से निर्मित होती है, इस क्यूटिकल को अपन क्या बोलते हैं, पेनल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल प्लेट, पेनल प्लेट। तो कोई पूछे कि पेनल प्लेट क्या होती है, तो उदर के नीचे की जो क्यूटिकल होती है उसको पेनल प्लेट बोलते हैं, और उदर की जो ऊपरी क्यूटिकल होती है उसको अपन टर्गल प्लेट बोलते हैं। नर और मादा टिड्डी के 9वें तथा 10वें खंड में टर्गाइट इतने जोड़े होते हैं कि वो 2 पृथक खंड न दिखाई देकर एक ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 10 टर्गाइस ही पाए जाते हैं। इसके बाद एक बड़ी प्लेट होती है जिसे सुप्राएनल कहते हैं। कीटों के जो अंतिम प्लेट होती है उसको सुप्राएनल कहते हैं। सुप्राएनल के नीचे की जोड़ी एक पेडिकल प्लेट तथा एक जोड़ी सरसाई होती है। जो सुप्राएनल होती है उसके नीचे एक जोड़ी पेडिकल प्लेट तथा एक जोड़ी क्या होती है, सरसाई होती है। इन दोनों के बीच मल द्वार स्थित होता है। उदर का प्रत्येक खंड 3 भागों से मिलकर बना होता है, टर्गम, स्टर्नम और पार्श्व झिल्ली। पार्श्व झिल्ली की बात करूं तो यह झिल्ली दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, जिसके एक जुड़ाव स्थल का निर्माण होता है। इसे प्लूरल क्षेत्र बोलते हैं। जो जुड़ाव स्थल का निर्माण होता है उसका प्लूरल क्षेत्र बोलते हैं। उदर के प्रत्येक खंड में 11 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। उदर के प्रत्येक खंड में 11 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, परंतु 9वें व 10वें खंड में श्वसन छिद्र अनुपस्थित होते हैं, जिसमें से 2 जोड़ी वक्ष तथा 8 जोड़ी उदर में स्थित होते हैं। 2 जोड़ी वक्ष में अपन श्वसन छिद्र पढ़े थे, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष में पाए जाते हैं, और 8 जोड़ी श्वसन छिद्र है वो उदर में पाए जाते हैं। टिड्डे के पेट का प्रथम टर्गम के पार्श्व स्तर पर एक सर्वांग स्थित होता है। जो टिड्डे के पेट होते हैं, पेट के प्रथम टर्गम के पार्श्व स्तर पर, जो प्रथम टर्गम होता है उसके पार्श्व स्तर पर एक श्वसन अंग होता है। इस स्थान पर क्यूटिकल थोड़ी काली और पतली होती है। जो श्वसन अंग होता है वहां पर क्यूटिकल थोड़ी सी पतली और क्या होती है, काली होती है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने जो मार्फोलॉजी के बारे में अपन ने बात की थी, किसकी, ग्रासहोपर की मार्फोलॉजी की बात की थी, उसकी बॉडी सेगमेंट की बात की। उसके अलावा अपन ने हेड, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स
और अपने एब्डोमेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो मुझे आशा है कि आज अपने जो पढ़ाई है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।